नमस्कार। जैसा कि कल ही तय हुआ था कि आप लोगों से एक जुड़ने का बहाना मिल जाएगा और हम लोग गुजरात पे एक समीक्षा भी कर लेंगे, एक चर्चा भी कर लेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। वैसे तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। वहाँ जितने आंकड़े थे पुराने वो सभी ध्वस्त हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी जीत हुई है। चुनाव आयोग ये बता रहा है कि 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। माफी चाहूंगा, चुनाव आयोग के अनुसार 182 में से 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहां 182 सीटों पे में से 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसलिए कि जब आप 50% से ज्यादा वोट किसी राज्य का पा जाते हैं, वहां की जनता का पाते हैं और बाकी सभी पार्टियां 50% के नीचे रहती हैं, तो ये माना जाता है कि लगभग 50% से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी की ही बड़ी जीत हुई। सभी सीटों पे उसने जीत हासिल किया। हम इसकी समीक्षा शुरू करते हैं। आपको सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन हकीकत है। अगर आप चुनावी आंकड़ों की गौर करेंगे तो साफ जाहिर होगा कि 182 सीटों में जो 2017 का चुनाव परिणाम था वो कमजोर था। हम 99 सीट ही वहां से प्राप्त किए थे। लेकिन इस बार जो है वोटों का गणित कुछ और कहता है। 2017 के मुकाबले इस बार शानदार प्रदर्शन हुआ है। वोटों के गणित में 26 सीटों पर विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार की जीत आपको दिख रही होगी, लेकिन इन सीट पर भी बीजेपी ने ही बाजी मारा है। अब आप देखिए, गुजरात में सौराष्ट्र है, कच्छ है, दक्षिण मध्य है, उत्तर गुजरात है, वो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की परचम लहराई है। 156 सीटों पर प्रचंड जीत कर 7वीं बार सत्ता पर हम काबिज हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि 26 सीटों पर जो पहले की तुलना में कम वोट मिले थे, वहां सर्वाधिक वोट मिले हैं। इसलिए भी यह नतीजा खास होता है कि वहां पे भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल तो कर लिया था, लेकिन हम 100 सीटों का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाए थे। आज 5 साल बाद देखिए, 5 साल बाद जब 2022 में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 156 सीटें मिलती हैं। मध्य गुजरात की 61 सीटों में से बीजेपी को पहले 55 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 5 और अन्य को 1। यहां आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई है। हालात ये हैं। 2017 में इसी मध्य गुजरात में भाजपा सिर्फ 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने भी अच्छी टक्कर देते हुए 22 सीटें हासिल की थी कच्छ से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि सभी जगहों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सीटों के लिहाज से देखिए तो सौराष्ट्र है, कच्छ दूसरे नंबर पर है। यहाँ 54 सीटें थी जो चुनाव का रुख बदलने के लिए बहुत काफी थी। इसे बीजेपी ने यहाँ की 54 सीटों में से 46 सीटें हासिल करके कांग्रेस के खाते में यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें आई हैं। कितनी सीटें आई? 3 सीट में। जबकि 2017 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस को 23 सीटें मिली थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की 182 में से 182 सीटों पर जीत है। 156 तो सही बात है कि चुनाव आयोग तो वही कहेगा जो उसका आंकड़ा कहेगा, लेकिन मैं समीक्षा के तौर पे आपको बता रहा हूं। 2017 में बीजेपी की सिर्फ इस 35 सीटों पर में से 25 सीट पर जीत हुई थी। कांग्रेस को 8 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली थी। इस बार के चुनाव में भाजपा ने इस इलाके की 94%, मतलब जीत का आंकड़ा देखिए, 94% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया और पार्टी को यहां 33 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है इस क्षेत्र में। 2017 में भाजपा की सीटें कम रहने एक वजह ये भी था, उत्तर गुजरात था। उत्तर गुजरात में भाजपा को कम सीटें मिली थी। इस बार उत्तर गुजरात ने भी भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को बरसाया है। मतलब तीनों जो क्षेत्र हैं वो तीनों क्षेत्रों में इतना आशीर्वाद मिला, इस नाते हम कह रहे हैं कि पूरे गुजरात, संपूर्ण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की
जीत हुई है। भाजपा को इस क्षेत्र में 45.1% वोट मिले थे और कांग्रेस को 44.9% वोट मिले थे ये 2017 में। लेकिन भाजपा यहां की 32 सीटों में से 14 ही सीटें हासिल कर पाई थी 2017 में। इस बार के चुनाव में भाजपा ने उत्तर गुजरात में न सिर्फ कांग्रेस से ज्यादा वोट हासिल किया बल्कि आम आदमी पार्टी जो चुनौती देने के लिए गई थी उसको तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस बार भाजपा जो उत्तर गुजरात था उसमें 32 सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी जीत ली। 32 में से 22 सीटें, जहां हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, इस बार ऐसी स्थिति रही कि 32 में से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी की गई। देखिए, यह चुनाव जो है ये बिल्कुल मोदीमय हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योगदान के नाते ये चुनाव हम लोग जीते हैं, क्योंकि मोदी जी गुजरात से आते हैं, लंबे समय तक वो गुजरात की सेवा किए हैं और जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे वहां के खुशहाली, वहां के समृद्धि, वहां के विकास के लिए जो काम किए हैं, लोगों का उन पे भरोसा। इस नाते मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा गया और प्रधानमंत्री जी के नाते जीता गया। और इतनी बड़ी जो सफलता गुजरात में मिली है वो भी प्रधानमंत्री जी के नाते मिली है कि जो बिना रुके, बिना थके 62 दिनों में 61 रैलियां करते हैं, सभाओं को करते हैं, 4-4 रोड शो करते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो गुजरात के गौरव हैं, जो देश के गौरव हैं, उनको वहां के लोग इतना बड़ा समर्थन देते हैं। देखिए, गुजरात विधानसभा जब शुरुआत होती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से लगते हैं थोड़ी सी समीक्षा करूंगा। 52 विधानसभा क्षेत्रों में स्वयं मोदी जी चुनाव प्रचार करते हैं और 6 नवंबर से वो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं। 2 दिसंबर तक पूरे गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार करते हैं। रैली और रोड शो मिलाकर 33 जिलों में लगभग में से 25 जिलों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं चुनाव प्रचार करते हैं। गुजरात के 33 जिलों में से प्रधानमंत्री जी 25 जिलों में स्वयं चुनाव प्रचार करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी 32 रैलियां करते हैं, 4 रोड शो करते हैं, सोमनाथ मंदिर जाते हैं, औगरनाथ मंदिर जाते हैं, भद्रकाली मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वहां के लोगों के कल्याण की चर्चा करते हैं और 52 विधानसभा सीटें पर वो डायरेक्ट प्रचार करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन 52 विधानसभा सीट जो थी उसमें से 2017 में हमको 35 मिली थी और 17 सीटों पर हमें हार मिला था। लेकिन इस बार की रणनीति बदल दिए मोदी जी और जो 17 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी, इस बार उनमें से 16 सीटें पुनः भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। इस विधानसभा में मतलब 88% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। मोदी जी 52 सीटों पर प्रचार करते हैं, जिसमें से 46 सीट पे बड़ी मार्जिन के साथ जीत होती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी 12 बार गुजरात का दौरा करते हैं, जबकि उनको देश के अन्य भागों में जाना होता है, हिमाचल जाना होता है और बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते हैं दुनिया में उसमें जाते हैं। उसके बाद भी गुजरात के लोगों से जुड़ने के नाते 12 बार गुजरात का दौरा करते हैं। पीएम मोदी जी 21 दिन गुजरात में ठहरते हैं, जो आंकड़ा बताता है, अगर देखा जाए इस हिसाब से तो 235 दिनों में से हर 11वें दिन प्रधानमंत्री जी गुजरात जाते हैं। लोग मान के चलते हैं। और जब 2014 में भी आए, देश की बागडोर संभाले, तभी उन्होंने कहा कि सबसे पहला हक मेरे ऊपर गुजरात का है, गुजरात के लोगों का है। उन्होंने हमें जनप्रतिनिधि के रूप में चुना पहली बार, वहां से हम मुख्यमंत्री बने। तो इनकी लोकप्रियता ही कही है कि जो 37 सालों की एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, आज गुजरात के लोगों ने उसको नकार दिया और इतिहास को भी बदल दिया कि एक लंबे मार्जिन से कभी कांग्रेस वहां
सत्ता में आई थी उस इतिहास को भी बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बढ़त के साथ 156 सीटों के साथ 182 में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गुजरात की जनता ने दिया है। राज्य में बीजेपी की 7वीं जो जीत हुई है, 7वीं बार जो वहां सरकार बनी है, इसका पूरा संकल्प प्रधानमंत्री जी की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री जी के जो गुजरात में रहते हुए कार्य किए हैं वो उनको जाता है। प्रधानमंत्री जी 6 नवंबर को वलसाड़ से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं और 2 दिसंबर तक 38 चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं। गुजरात में जब चुनाव होता है तो ये पूरा चुनाव पहले कई अन्य मुद्दों पे जा रहा था, बाद में जब प्रधानमंत्री जी की एंट्री होती तो पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द सिमट जाता है कि प्रधानमंत्री जी कैसे देश के लिए कार्य करते हैं, कैसे प्रदेश के लिए कार्य किए, प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए और इसके पहले की जो सरकारें थी उनसे तुलना करते हुए पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द हो जाता है। मैं बताऊंगा कि किस नाते गुजरात में जो है प्रधानमंत्री जी के बार बार जाने से, अपील करने से पहले जिस तरह से कार्य किए उसके नाते, या क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री जी की अपील को लोगों ने सराहा और क्यों भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में बड़ी जीत होती है। पहला तो कारण रहा कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, ये और पार्टियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बड़ा अनोखा मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। यहां बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख होते हैं सभी बूथों के, उनकी नियुक्ति कर दिया जाता है, उनके दायित्व तय कर दिए जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बड़े स्तर पर अपने कोर वोटर तक पहुंच बनाई जाती है। मतलब जो बीजेपी का संगठन का ढांचा है वो बहुत मजबूत है। उस संगठन के मजबूत ढांचे के नाते पहला कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जीत होती है। दूसरा बड़ा कारण है कि जो ब्रांड मोदी की चर्चा होती है कि जो मोदी जी एक ब्रांड के रूप में गुजरात से उभरे और 2014 में भी हमारी पूरी पार्टी ये कहती रही कि गुजरात की तरह विकास करेंगे। उसको देश ही नहीं दुनिया में अपनाया गया ब्रांड मोदी को, वो खूब चला इस चुनाव में। पूरे गुजरात के नतीजे पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि राज्य के जो प्रचार अभियान था उसमें जमकर फोकस करते हुए मोदी जी रैलियां करते हैं। अपने प्रचार के जो माध्यम होते हैं, जो पहले भी वो अपनाते हैं, उसको अपनाते हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य करते हैं। ये ब्रांड मोदी की जो खासियत है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से लोगों को आकर्षित करते हैं और अपनी योजनाओं को बताते हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आखिरी चरण में गुजरात का चुनाव हो रहा था तो हमें लगता है कि भारत के इतिहास का सबसे लंबा रोड शो, 50 किलोमीटर का लंबा रोड शो, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम से जाता है। और वहां पे मतलब वो ऐसी भीड़ नहीं थी जैसे और पार्टी के लोग कई कारणों से भीड़ इकट्ठा करते हैं, मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि बड़े तन मन से लोग अभिवादन कर रहे हैं। जब मन से आदमी नहीं रहता है तो उस तरह का अभिवादन नहीं करता है जिस तरह से मोदी जी का अभिवादन उस दिन लोग कर रहे थे। तीसरा कारण जीत का एक ये भी रहा है कि देखिए कई बड़े ऐसे दिग्गज नेता थे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि इनके टिकट को काट दिया जाए, और टिकट वितरण में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो सरकार के खिलाफ कम होती है, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ज्यादा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चूंकि इस तरह के फार्मूले को प्रधानमंत्री जी पहले भी गुजरात में अपना चुके हैं और उसी फार्मूले को अपनाते हैं, और जो पूर्व सीएम है विजय रूपाणी जी, नितिन पटेल जी जैसे जो दिग्गज नेता हैं, इनके टिकट भी काट दिए जाते हैं। हैरानी की बात है दूसरे पार्टियों के लिए कि भाई जो मुख्यमंत्री रहा हो और जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो उसका टिकट काट दिया जाए। इतने बड़े नेता नितिन पटेल जी, विजय रूपाणी जी, उनका टिकट काट दिया जाए, और पार्टी ने इस बार युवा चेहरों को मौका दिया। मतलब ये एक रणनीति रही, ये प्रधानमंत्री जी की रणनीति। इस नाते कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो रणनीति होती है
वो और पार्टियों में नहीं पाया जाता है। वो कठोर फैसले लेते हैं और वोटरों तक यह संदेश देने में वो सफल रहते हैं, कार्यकर्ताओं की तरजीह देते हैं। तीसरा कारण यह भी रहा। चौथा कारण आप देखेंगे कि विपक्ष के पास कोई बड़े चेहरे नहीं थे, चेहरों का अभाव था, संगठन कमजोर थे। राहुल बाबा की पार्टी जो देश को तोड़ दी, वो देश को तोड़ के और खुद को जोड़ने में लगे हुए थे। गुजरात से उनका कोई लेना देना नहीं था। न कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा था, न आप में कोई बड़ा चेहरा था। इसलिए ये माहौल पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। आम आदमी पार्टी ईसुदान गढ़वी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है। न उनका कोई कैडर है, न संगठन है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी जो संगठनात्मक पार्टी है, उनको इस स्तर पे आकर मुकाबला देना काफी मुश्किल था। इस नाते हमारे जो संगठन की ताकत है, इसके नाते भी गुजरात की जनता का भूर भूर नमस्कार कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सराहा और स्वीकारा। कार्यकर्ताओं का भी बहुत धन्यवाद कि कार्यकर्ता जो भावनात्मक रूप से, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो दिल से, मन से, भावना से जुड़े होते हैं। और खास करके प्रधानमंत्री जी के साथ जब प्रधानमंत्री जी की अपील होती है तो गुजरात की जनता जो मीठे वचन बोलती है और मीठे भोजन करती है, उन लोगों को जो कड़वे शब्द बोलने गए थे लोग, वो कदापि पसंद नहीं, और वो प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं। आज पांचवा जो कारण है, वो आधी से अधिक आबादी की पसंद बीजेपी रही हो। वोट प्रतिशत की बात करें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 52% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 27% और आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले हैं। तो जब 50% से वोट ज्यादा वोट ऐसी पार्टी को मिल जाए जो लंबे समय से सरकार में है, जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, जहां सरकार और सत्ता में रहते हुए जनता ये मानती है कि इनको बदल दिया जाए, और जहां हमारे विपरीत विचारधारा के लोग भी रहते हैं, उसके बाद भी अगर हम इतने ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं तो निश्चित तौर पे माना जाता है कि हम 156 नहीं बल्कि 182 में से 182 सीटें पाए हैं, क्योंकि हर सीट पे हम सर्वाधिक मत प्रतिशत पाए हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कार्य करते हैं वो भी लोगों को खूब भाया। प्रधानमंत्री जी गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य करते हैं, और जो कुछ लोग वहां झूठे वादे लेकर गए थे, सोने का मारीच वाला हिरन बन के गए थे, जनता ने उनको स्वीकारा नहीं, और जनता ने उनको भी नहीं स्वीकारा जो देश का बंटवारा करा दिए, जो देश में इमरजेंसी लगा दिए, और जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते थे, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते थे, जो भगवान राम के मंदिर बनने को रोकते थे। ऐसे लोगों को वहां की जनता ने नकार दिया। और प्रधानमंत्री जी की जो जनधन योजना है, मेक इन इंडिया योजना है, जो सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब गरीबों को क्या चाहिए? गरीब को सबसे पहली आवश्यकता होती है उसको आवास चाहिए। उसके बाद गरीब के घर में अगर बिजली लग जाए और बेहतर है। गरीब को अगर भोजन मिल जाए, उससे सुंदर कोई चीज नहीं हो सकती है। और गरीब जब बीमार होता है तो उसको दवा मिल जाए। और ये सारी चिंता आजादी के बाद किसी शासनकाल में नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ, किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं सोचा। गरीबों के कल्याण के लिए अगर किसी ने सोचा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा, और अगर अब कोई सोच रहा है तो आदरणीय मोदी जी सोच रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि देने का कार्य कर रहे हैं, जो गरीबों को पक्का मकान देने का कार्य कर रहे हैं, शौचालय देने का कार्य कर रहे हैं, बिजली देने का कार्य कर रहे हैं, 5 लाख रुपए दवा मुफ्त में इलाज हो सके दवा देने का कार्य करें। ऐसे ऐतिहासिक कार्य आप करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई भी अपनाएगा। और वो लोग क्या करते थे? तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जाति की राजनीति करते थे, धर्म की राजनीति करते थे। कहते थे देश संविधान से चल रहा है, संविधान माने समान विधान। लेकिन देश में 2-2 विधान होते थे, एक धर्म के लिए अलग विधान, दूसरे धर्म के लिए अलग विधान, एक धर्म के लिए कुछ छूटें, दूसरे धर्म के लिए नहीं छूट, एक धर्म अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, दूसरे धर्म नहीं कर सकते। इसी देश में कई तरह के धर्म की बात होती थी।
और हम समान नागरिक संहिता की बात और चर्चा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि हम एक धर्म को बड़ा माने दूसरे धर्म को छोटा माने। हमारा देश धर्म से नहीं चल रहा, हमारा देश संविधान से चल रहा है। ऐसी 100 जन कल्याणकारी योजनाएं ले आकर और जनता के बीच में उसको लागू करके दिखाकर जनता के मन को जीत लिए, इस नाते प्रधानमंत्री जी को लोग अपना रहे हैं। आज देखिए स्वच्छ भारत मिशन योजना जब वो लेकर आए तो विपक्ष के लोग आलोचना करते थे, लेकिन पूरे देश में 2 करोड़ टॉयलेट बनाने का लक्ष्य अगर निर्धारित किया गया तो उसको पूरा भी किया गया। ये प्रधानमंत्री जी की देन है। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। 104 सैटेलाइट पूरी दुनिया में पहली बार अगर कहीं छोड़ा जा रहा है तो भारत में छोड़ा जा रहा है। इस तरह के कार्य करते हैं। आज 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। भी आपकी भी सरकारें रही, आप लोगों को इस तरह के कार्य करना चाहिए, लेकिन आप लोग तय कर लेते थे कि इन जातियों को चिन्हित कर लिया जाए, इस धर्म को चिन्हित कर लिया जाए और ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी वो जनता के लिए समर्पित हैं, इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बरखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरासरी। आज जो परमार्थ के कार्य कोई करता है वो साधु होता है। मोदी जी गरीब कल्याण के कार्य कर रहे हैं, परमार्थ के कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे दिन रात मिला के होते हैं, उसमें से 18 घंटे वो जनता के लिए कार्य करते हैं। एक तरफ रैलियां करते हैं, दूसरे तरफ आके योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं, मंत्रालय में जाते हैं, समीक्षा करते हैं, विदेशों में जाते हैं, लगातार कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य कर रहे हैं? आपके लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। जिसके जीवन का प्रथम समय योग से शुरुआत होता है, उस योग को की महत्ता को इस कदम बढ़ाते हैं कि आज दुनिया के 28 देश योग को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको बताऊं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शाकाहारी भोजन करते हैं, समय के काफी पाबंद हैं और 9:30 बजे से पहले वो इतने अनुशासित हैं कि 9:30 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि कई लोग जो घर से मंत्रालय चलाते थे उन लोगों को भी ऑफिस जाना पड़ता है। गांधी जी कहते थे कि अगर आपको दूसरे को सीख देना है तो पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा। सौभाग्य है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। गुजरात के गौरव हैं, देश के गौरव हैं और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस नाते भी गुजरात के लोगों को भरोसा हुआ। गुजरात के लोग भगवान राम को बहुत मानते हैं। आप देखे होंगे कि अयोध्या में देश और दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें सर्वाधिक अगर कोई साउथ के बाद आता है तो गुजरात के लोग आते हैं। प्रधानमंत्री जी जब सरकार और सत्ता में नहीं थे तो भी कहते थे कि एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और उसके लिए जितना जो कुछ भी हो पाया आदरणीय मोदी जी ने प्रयास किया और भव्य राम मंदिर आज बन रहा है। इस नाते भी गुजरात के लोगों को लगा कि ऐसे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि 370 समाप्त होना चाहिए और जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी हम उसको समाप्त करेंगे, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो वो समाप्त करते हैं। इस नाते गुजरात के लोग प्रधानमंत्री जी को अपनाते हैं और मानते हैं। प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले ही कहते हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम 3 तलाक पर कठोर कानून ले आएंगे, हम अपनी आधी आबादी को, हम अपनी बहनों को, अपनी जो माँ बेटी बहन है उनके इज्जत के लिए कार्य करेंगे तो 3 तलाक जैसा कानून आता है। लेकिन कुछ लोग जो कानून लेकर आते थे वो एक धर्म के लिए कानून लेकर आते थे और दूसरे धर्म को जंजीरों में बांध देते थे। आज महिलाओं के आत्मसम्मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया। अगर दुश्मन देश हमारे साथ कोई कार्य करते हैं तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। चाइना जैसे देश को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। जहां लोग कहते थे कि भाई चाइना से टकराना नहीं चाहिए, उसमें हमारी हानि होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम सबसे सर झुका के बात नहीं करेंगे, आंख मिला के बात करेंगे, बराबरी में बैठकर बात करेंगे। हम दूसरे पे जुर्म नहीं ढाएंगे लेकिन अपने जुर्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मुझे लगता है कि ये सभी चीजें जो गुजरात के लोगों को पसंद आई, क्योंकि गुजरात के लोग तो अपने आप में अनूठे हैं। एक और चीजें आपको बता दूं कि गुजरात में जब के लोग तब भी अपना एक अलग पैरेलल साम्राज्य स्थापित करके रखते थे। जब मुगल आए, जब अंग्रेज आए, तभी गुजरात के लोग सम्मान से रहना पसंद किए, स्वाभिमान से रहना पसंद किए, उनकी हुकूमत को नहीं स्वीकारे और देश का नाम दुनिया में अभी भी बढ़ाए हुए हैं। ऐसा गुजरात जो विकास का गुजरात है, ऐसा गुजरात जहां मीठे वचन मीठे भोजन किए जाते हैं, ऐसा गुजरात जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य है, जो रोकड़ वाला गुजरात है, जो हीरे वाला गुजरात है, जो लंबे समुद्र पोर्ट वाला गुजरात है, जो टेक्सटाइल हब वाला गुजरात है। और मैं कहूंगा वो सिर्फ अदानी अंबानी जी वाला गुजरात नहीं, अजीम प्रेम जी वाला गुजरात है, करसन भाई पटेल जी वाला गुजरात है और दिलीप सांघवी जी वाला गुजरात है। उस सभी गुजरात के लोगों ने ये स्वीकारा और वो असली नकली की पहचान जानते हैं। कुछ नकली लोग वो असली कहने सुनने को वहां गए थे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप दिल्ली में कुछ नहीं किए, हमें असली नकली की पहचान है, इसलिए उनके बोरिया बिस्तर को बंद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो भाइयों बहनों, आज जो गुजरात की ये बड़ी जीत हुई है, चाहे जो भी कोई कुछ कहे, मैं तो यही कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी के नाते वो जीत हुई है। जो प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व रहा, प्रधानमंत्री जी की रैलियां रही, प्रधानमंत्री जी का रोड शो रहा, प्रधानमंत्री जी का लोगों से कनेक्शन रहा और प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में वहां रहते हुए जो जन कल्याणकारी कार्यों को किए, जो वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से 21 लाख करोड़ रुपए ले आकर निवेश को अमली जामा पहनाए, उसके नाते हुआ। आप देखिए, भुज और कच्छ में भूकंप आ जाता है, उस समय भी लगता है कि अब गुजरात संभलेगा नहीं, लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री जी, तब के मुख्यमंत्री इस तरह से कार्य करते हैं कि वो पुनः अपने दम पर खड़ा हो जाता है और भारत के साथ हाथ मिलाकर चलने का कार्य करता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है, लोगों से उनके कनेक्शन को जाता है। अलग अलग लोगों की बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरे अंदर जो समझ थी, अपने तौर तरीके से जो मैं देख सुन समझ पाया, यही इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि गुजरात में जो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां 1995 से सरकार और सत्ता में है और कोई इनकम्बेंसी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सरकार के खिलाफ कोई जनाधार नहीं, सरकार के पक्ष में जो इतना बड़ा माहौल बना है वो प्रधानमंत्री जी की अपील के नाते बना है, प्रधानमंत्री जी की रैलियों के नाते बना है, प्रधानमंत्री जी के कार्यकुशलता के नाते बना है और प्रधानमंत्री जी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए बना है, क्योंकि वहां के लोग ये मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं। तो आप लोगों का सुबह सुबह का कीमती समय मैं लिया ये बताने के लिए कि गुजरात में आप लोगों के नाते, जनता के नाते, गुजरात की जनता के नाते और गुजरात के लोगों का, आप लोगों का जो स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो स्नेह और प्यार बरकरार रहे। जो स्नेह और प्यार आप लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह स्नेह और प्यार और बरकरार रहे। प्रधानमंत्री जी स्वतः उस दिन शाम को राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकारते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, गुजरात की जनता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि यह गुजरात की जनता की जीत है, जो अपने विकास को गति देने के लिए दूसरी पार्टियों को शून्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी की अपार बहुमत की सरकार बनाई। और आप लोगों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी गुजरात में लगातार रहे। गुजरात के लोगों का भरोसा आप हैं, गुजरात के लोगों के मान सम्मान आप हैं, लगातार आपका स्नेह और प्यार देश और प्रदेश के लोगों को मिलता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग इस नाते सम्मान करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और जो लोग भी
हम लोगों से जुड़े रहे, हम सभी का प्रणाम करते हैं कि आप लोग सुबह सुबह, आज संडे का दिन था, ढेर सारे कार्यों को पूर्ण विराम लगाते हुए 15-20 मिनट का समय आप लोग हमारे साथ दिए। तहे दिल से मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं। गुजरात की जनता का धन्यवाद देता हूं, जिस गुजरात से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश में नहीं दुनिया में देश का मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। आप लोग वहां पूर्ण बहुमत की रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाते हैं। इस नाते उसी बात को लेकर, चर्चा को लेकर आज हम लोग यहाँ जुड़े थे। मैं आप लोगों से किसी और विषय को लेकर किसी और दिन चर्चा में रहेंगे। तब तक आप सभी बड़े भाइयों का दिल से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। भाषा से, शब्दों में अगर किसी तरह से त्रुटि हो गई हो तो यह जानकर कि अभी इतनी ही अल्प बुद्धि के कारण मैं अच्छे से समीक्षा नहीं कर पाया, फिर भी अपनी समझ के अनुसार आप लोगों के बीच में कुछ चीजों को रखा। और आशा करता हूं कि आगे भी जब किसी विषय पे चर्चा होगी तो आप लोग भी अपने राय को रखेंगे और मैं अपने भूल को सुधार करते हुए दोबारा आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत कहते हुए आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं, विदा चाहता हूं, प्रणाम।